डिफिकल्ट पार्ट है मियोसिस। हाँ, तो मियोसिस थोड़ा सा टाइम लगेगा, मियोसिस में टाइम लगेगा ना, क्योंकि हम बहुत ही स्लो चलेंगे, बहुत धीरे 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 चीजों को क्लियर करेंगे, तो टाइम लगेगा आपको। देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि मियोसिस कहां होता है, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है, मियोसिस केवल गैमेट्स बनाने के काम में आता है। आपके अंदर में पूरे बॉडी में कहां पास मियोसिस होगा, उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अगर कोई मेल है, वो मेल गैमेट्स बनाना चाहता है, स्पर्म बनाना चाहता है, तो स्पर्म बनाने के लिए उसे मियोसिस से गुजरना पड़ेगा। अगर कोई फीमेल है और वो ओवम बनाना चाहती है, वो फीमेल गैमेट्स बनाना चाहती है, तो उसे मियोसिस से गुजरना पड़ेगा। बस एक मेल में केवल बच्चा स्पर्म बनाने के लिए और फीमेल में ओवम बनाने के लिए, यानी टेस्टिस और ओवरी में केवल मियोसिस चल रहा है, टेस्टिस के अंदर और ओवरी के अंदर मियोसिस हो रहा है। बाकी बच्चा लीवर, किडनी, स्किन, बॉडी के हर जगह पे बेटा माइटोसिस चल रहा है, माइटोसिस चल रहा है। सेकेंड, सर मियोसिस क्यों करना चाहते हो? सर फायदे, सिग्निफिकेंस, तो मैंने बोला बच्चा कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो कर रहे हैं, जो भी एनिमल्स है, प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, जैसे मेरे अंदर में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 है, हम डिप्लॉयड है 2n is 46, 2n is 46, ध्यान से देखिए 2n is 46 ना, ध्यान से देखिए। तो ये सेल बच्चा अब जाना चाहता है मियोसिस में, तो आपको मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड करेगा, मियोसिस में ये सेल बेटा 2 बार डिवाइड करेगा, इसे हम लोग डबल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस में सेल केवल एक बार डिवाइड करता था, सिंगल डिवीजन। तो जब मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस पूछा जाए तो एकदम क्लियर रही, माइटोसिस में सेल एक बार डिवाइड करेगा, मियोसिस में 2 बार डिवाइड करेगा। देखिए, तो ये डिवाइड करके पहले 2 सेल बन गया, 2 बन गए, फिर से ये सेल, फिर से बच्चा ये सेल, फिर से ये सेल डिवाइड करेगा और 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, फिर से ये सेल बेटा डिवाइड करेगा, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। देख लीजिए 2 पार्ट्स में टूट गया। तो अब बताइए मियोसिस से एक से कितने सेल बने, मियोसिस से एक से कितने सेल बने? तो सभी बच्चा इतना तो समझ में आ रहा है, ये एक सेल है, कितने सेल बने डिवाइड करने के बाद? 1 2 3 और 4, एक सेल डिवाइड करेगा 4 सेल बनेंगे, सिंपल। सेल कितने बार डिवाइड किया? 2 बार, एक बार ये वाला सेल डिवाइड करके ये बना, फिर ये सेल डिवाइड करके ये और ये बन गए, तो एक सेल को 2 बार डिवीजन में जाने की जरूरत पड़ी, तो नाम पड़ा डबल डिवीजन, सिंपल। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, आपके अंदर में ये मान लीजिए ये टेस्टिस का सेल था जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कल भी बताया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, साइट का मतलब सेल जो स्पर्म बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आप पढ़ते हो बच्चा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पढ़ते हो कि कुछ स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, उसके अंदर होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और वो डिवाइड करेगा और ये जाएगा मियोसिस 1 में, यानी कि मियोसिस 2 बार हो रहा है, 2 फेज में हो रहा है, जो सेल 2 बार डिवाइड कर रहा है। तो हमने इसका नाम दे दिया मियोसिस 1 और इधर का नाम दे दिया मियोसिस 2। ये बेटा मियोसिस 2 है और पहले वाला क्या है? मियोसिस 1 है ना। तो ध्यान से, तो सेल सबसे पहले मियोसिस 1 में जाएगा तो अपने क्रोमोसोम को हाफ कर लेगा। देखिए टोटल 46 थे, तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 23। अगर 23 हो गए, अगर 2n इज 46 है तो n इज कितना हो गया बच्चा? 23। डिप्लॉयड था तो अब क्या हो गया बच्चा? हैप्लॉयड हो गया। और एनसीईआरटी में ये वर्ड गिवन है,
एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक स्टेटमेंट आएगा कि जो मियोसिस का पार्ट 1 है वहां पर क्रोमोसोम नंबर रियल में आधा हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। मियोसिस 1 में देखिए, ये मियोसिस 1 था और मियोसिस 1 में क्रोमोसोम 46 से 23 हो गए, आधे हो चुके। बोले ठीक है सर, मियोसिस 2 में क्या होगा? तो एनसीईआरटी का फिर से एक स्टेटमेंट कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ेंगे, 4 पेज का तो ये चैप्टर ही है, उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट है कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी कि पहले जितने क्रोमोसोम थे, पहले क्रोमोसोम का नंबर 23 था, अब भी रहेगा 23, अब भी रहेगा 23। पहले 23 थे, n इज द 23, तो अब भी रहेंगे n इज द 23। सिंपल, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। मियोसिस 2 में फिर से सीखो, n इज द 23 था, जितना इक्वेशन थे पहले n था, अब भी n रहेंगे, पहले n था, अब भी n रहेंगे। क्रोमोसोम कितना था? 23, पहले 23 थे, अब भी कितने हैं? 23 हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रियल में क्रोमोसोम का नंबर आधा कहां होता है, मियोसिस 1 में या मियोसिस 2 में? तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, सर मियोसिस 1 में देख लो ना, यहां पर 46 थे, अब सर 23 हो गए, तो रियल में मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो रियल में रिडक्शन कहां हुआ? मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में तो जितने क्रोमोसोम थे, यहां 23 थे, 23 ही रह गए, 23 ही रह गए। तो ये तो बेटा माइटोसिस की तरह निकला, क्रोमोसोम का नंबर प्लॉइडी लेवल, यानी प्लॉइडी लेवल मतलब एन का नंबर, पहले भी एन थे, अब भी एन रह गए, यही हो गया। सेकेंड, सर फायदा क्या हुआ मियोसिस करने से? सभी बच्चों को मालूम, मियोसिस करने से सबसे अच्छा जो बेनिफिट है आपको मालूम है, ये आपके, मान लीजिए ये आपके फादर है और ये मदर है, एक ही चीज से कहानी समझ में आ जाएगी। फादर के अंदर में क्रोमोसोम थे 2n इज 46, 2n इज 46, आपकी मम्मी में था 2n इज 46, मम्मी में भी 46, पापा में भी 46, अब आप में भी 46 आना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए ना, एक मेल एक फीमेल, दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, दोनों फ्यूज करेंगे और उससे बच्चा नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो सोचो ना, अगर आपके पापा में 46 क्रोमोसोम है, मम्मी में 46 क्रोमोसोम है, स्पर्म में 46 आ जाए, ओवम में 46 आ जाए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपके अंदर 92 हो जाएगा, आपके अंदर 92 हो जाएगा ना, आपका क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, ये गड़बड़ होने का डर है। इसलिए आपके अंदर भी 46 ही आए तो कैसे करें? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपके अंदर में पहले पापा के साइड से आप मियोसिस करा दो, और यहां 2n है तो इसको n कर दो, 46 है 23 कर दो, ये स्पर्म के अंदर हो गया ऐसा। मम्मी के अंदर कितना है? 2n है, तो आप क्या बनो? ओवम बना दो, ओवम के अंदर में 2n है तो यहां n कर दो, यहां 46 है यहां 23 कर दो, आधा कर दीजिए पहले, क्योंकि अब आप करने वाले हो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म ओवम फ्यूज करेगा तो दोनों साइड से 23 आ जाएंगे, तो आप हो जाओगे n और n 2n हो जाओगे और 46 हो जाओगे। इसलिए आपके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहे ना, इसलिए हमने मियोसिस किया, मियोसिस किया। अगर मियोसिस नहीं होता, सोचिए बेटा, मियोसिस अगर नहीं होता तो क्रोमोसोम आधा नहीं होते, स्पर्म में आधा नहीं होते, ओवम में आधा नहीं होते, तो स्पर्म ओवम तो जुड़ना है, तो आपके अंदर क्रोमोसोम डबल हो जाता। इसलिए मियोसिस का मेन काम अगर पूछा जाए तो आंसर यही लिखिएगा कि क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए मेरे अंदर 46 ही रहे, इसलिए मैं क्या करूंगा, जब मैं स्पर्म बनाऊंगा तो 23 कर दूंगा, मियोसिस से आधा करूंगा। फीमेल उसके अंदर 46 है, वो भी आधा करेगी 23,
तब जो बच्चा होगा तो उसके अंदर में 46 वापस से रीगेन कर जाएगा, अदरवाइज क्या होता 92 हो जाते ना, तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता। इसलिए पहले आधा कीजिए, 2n से n कर दीजिए मियोसिस, 2n से n कीजिए मियोसिस, फिर फर्टिलाइजेशन कीजिए। फर्टिलाइजेशन क्या कर रहा है देखिए, n को जोड़ करके 2n में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए एक बार नीट में ये क्वेश्चन भी आया था ना कि ये बताइए 2n को n में कौन कन्वर्ट कर रहा है, 2n को n में कौन कन्वर्ट कर रहा है, इसका आंसर बताइए। तो बोले भाई एक ही प्रोसेस है, 2n को n में कन्वर्ट करना है, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना है, क्रोमोसोम के नंबर को आधा करना है, एक ही प्रोसेस है जिसका नाम मियोसिस है। बस एक ही प्रोसेस दुनिया में है जो 2n को n में कन्वर्ट कर पाएगा। और एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि अगर कुछ n है उसको 2n में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, कोई सेल है उसमें n है तो उसको 2n में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसका तरीका है कि आप दो n वाले को आपस में जोड़ दीजिए, फ्यूज करा दीजिए। फर्टिलाइजेशन क्या करता है, n वाले सेल को 2n में कन्वर्ट करता है। देख लीजिए फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जो n वाला सेल है वो 2n में कन्वर्ट हो जाएगा, और मियोसिस क्या करता है, जो 2n है उसे n में कन्वर्ट करता है। इसलिए एक क्वेश्चन बना था, और एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है ना तो बन ही जाएगा कि मियोसिस का अपोजिट वर्ड क्या है, तो बच्चे लोग माइटोसिस करके आ गया। क्वेश्चन ये था कि मियोसिस का अपोजिट वर्ड क्या होता है, बच्चा को क्या है बस पढ़ता है नहीं, बस लिख दिया माइटोसिस। किसी के दिमाग में यही चलता है, ओ मियोसिस का उल्टा माइटोसिस, गलत। मियोसिस का मेन काम क्या है, वो डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करता है ना, मेन काम तो ये है डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करना। और फर्टिलाइजेशन का काम क्या है बताइए, फर्टिलाइजेशन का ये काम है कि n को फ्यूज करा दीजिए, दो n को फ्यूज करा दीजिए और 2n में कन्वर्ट कर दीजिए। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है, n वाला सेल कन्वर्ट हो जाता है 2n में। तो मियोसिस का अपोजिट वर्ड फर्टिलाइजेशन है, ना कि माइटोसिस है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नीट का, जब क्वेश्चन पेपर आप बनाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मियोसिस का उल्टा वर्ड क्या है। और 99% बच्चा, ये चैलेंज है बच्चा, वो करेगा माइटोसिस करेगा, क्योंकि दिमाग में यही सेट है, ओ मियोसिस माइटोसिस उल्टा होते। नहीं, मियोसिस तो आधा करना है क्रोमोसोम को, और फर्टिलाइजेशन आधे को डबल करना है, बस यही तो कहानी है। तो आप थोड़ा सा रेडी हो जाओ कैसे हम लोग मियोसिस करने वाले हैं। तो मैं एक इंट्रो केवल दे रहा हूं, आज का जो क्लास होगा वो पूरा बच्चा मियोसिस का पूरा इंट्रो पार्ट हम लोग कवर करेंगे ना, पूरा इंट्रो पार्ट कवर करेंगे, फिर डिटेल में हम लोग लिप्टोटीन जाइगोटीन बाद में जाएंगे। लेकिन एक जो दिमाग में तुम्हारा डर बैठा हुआ है कि मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 2 में क्या होता है, एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 2 में क्या होता है, आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो इसका एक क्लियर आइडिया लगाया जाए, ठीक है, थोड़ा सा आराम से चलेंगे, एक इंट्रो पार्ट को अच्छे से करेंगे, फिर बच्चा उसी को डिटेल से करेंगे, क्योंकि एक बार दिमाग में बैठना जरूरी है चीजें। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा रेडी हो जाओ और अपने बारे में सोचो, चीजें आसान लगेगी। तो ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से एकदम। मान लीजिए ये बच्चा आपके फादर के साइड से स्पर्म आया, ये आपके पापा के साइड से स्पर्म आया। इस स्पर्म के अंदर में, इस स्पर्म के अंदर में एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम। मान लीजिए बच्चा 23 बनाना पॉसिबल नहीं था, 23 बहुत लंबा टाइम लग जाता, इतना जगह भी नहीं स्क्रीन पे। और एनसीईआरटी ने भी ऐसे ही बनाया, एनसीईआरटी ने भी बेटा ऐसे ही बनाया, इसलिए मैं एनसीईआरटी के फिगर बना रहा हूं। तो स्पर्म के अंदर में, जिसे आप मेल गैमेट्स कहते हो, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, दो। मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पर्म में दो क्रोमोसोम, ये है ओवम, फीमेल गैमेट्स, कितने क्रोमोसोम है, आंसर दो। जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना, स्पर्म के अंदर जितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, स्पर्म के अंदर जितने क्रोमोसोम, यहां दो बनाया,
कहीं पर 100 भी बना सकते हो। ह्यूमन बीइंग में 23 होते हैं, इंसान के अंदर 23 होते भाई, ठीक है। तो मैं उसे कहता हूं बच्चा वन सेट। जितना क्रोमोसोम मौजूद है स्पर्म में उसे वन सेट कहा जाता है। इसी को आप वर्ड कहते हो एन वर्ड। एन यही है बच्चा, एन वही है कि एक सेट है। स्पर्म के अंदर जितने क्रोमोसोम है, यहां पर 2 क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम को वन सेट कहेंगे, 2 क्रोमोसोम को वन सेट कहेंगे। अगर ह्यूमन बीइंग का ले लेते तो सर ह्यूमन बीइंग में तो 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम इज नोन एज वन सेट। इसलिए आप लिख देते हो बेटा धड़ल्ले से एन इज 23। अब समझ में आया? स्पर्म के अंदर में जितने क्रोमोसोम है सभी क्रोमोसोम को मिला करके वन सेट कहेंगे। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, तो क्या एक प्लेयर है? बोले नहीं सर 11 प्लेयर है। तो आप बोलते हो ना कि इंडियन क्रिकेट टीम, वो एक सेट है, उसके अंदर में 11 प्लेयर है। अब कबड्डी का है तो उसके अंदर में हो सकता है बेटा प्लेयर का नंबर 8 हो, तो कबड्डी का जो टीम है एक सेट में कितने 8 है। टेबल टेनिस खेल रहे हो, लॉन टेनिस खेल रहे हो, तो उसमें क्या होते हैं बेटा, क्या सब में 11 होते हैं? नहीं। अब टेनिस खेल रहे हो भाई, तो मालूम उसमें एक सेट में कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं। तो सेट का मतलब फिक्स मत कर लीजिए सर। सेट कहने का मतलब है कि स्पर्म के अंदर जितने क्रोमोसोम होंगे उसे वन सेट कहेंगे। यहां 2 हैं तो यहां पर हमने वन सेट में n इक्वल टू 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बच्चा वन जीनोम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वन जीनोम। आया समझ में? ध्यान से। इसी तरह से तुम्हारी मम्मी के साथ फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स जितने क्रोमोसोम है उस सभी क्रोमोसोम को मिला करके हम कहेंगे वन सेट। और सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन वर्ड से। यहां पर कितना सेट है? एक सेट है, 1n है। इसी को आप बच्चा कहते हो हैप्लॉइड। इसी को आप क्या कहते हो? हैप्लॉइड कहते हो। और यहां पर लिख देता हूं n इज द हाउ मेनी क्रोमोसोम, आंसर इज द 2। आंसर इज द 2। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर बच्चा, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर क्रोमोसोम के अंदर होता क्या है? क्रोमोसोम के अंदर होता क्या है? तो क्रोमोसोम के अंदर जो मैं बना रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। क्रोमोसोम के अंदर बच्चा ये रेड वाला एक डीएनए, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए का धागा होता है। डीएनए पढ़ा है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ना, बस एक क्रोमोसोम में डीएनए का एक धागा है, ठीक। तो अब बताइए यहां भी बच्चा आपके फीमेल साइड में ओवम में 2 क्रोमोसोम थे, तो हर क्रोमोसोम में डीएनए का एक एक धागा मौजूद है। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। इस स्पर्म के अंदर में जो बच्चा ये स्पर्म है ना, स्पर्म लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। इस स्पर्म के अंदर में जितना डीएनए, जितना बेटा डीएनए, कितने डीएनए? 2 डीएनए। क्रोमोसोम 2 है, हर क्रोमोसोम में एक एक डीएनए बैठा हुआ है। जितना बेटा डीएनए का अमाउंट है, डीएनए का अमाउंट कितना है? 2। जितना बेटा डीएनए का अमाउंट है उसी को कहते हैं बेटा 1c। सी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डीएनए और एन का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए के 2 धागे थे, अब डीएनए का जितना वेट होगा वही बेटा सी वैल्यू कहलाता है ना। तो यहां पर 1c मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया। ये आगे में काम आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। अमाउंट को सी वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलिए फीमेल के साइड, ओवम। ओवम में भी कितने धागे सर? एक सेट में कितने डीएनए? एक सेट के अंदर कितना डीएनए? अमाउंट ऑफ डीएनए कैलकुलेट कर। बोले सर कितना होगा? जितना होगा बेटा उसी को 1c कह दीजिए, इसी को कह दीजिए 1c। अमाउंट ऑफ डीएनए को सी वर्ड से कहेंगे। और सेट को बच्चा, सेट को ना उसे एन वर्ड से कहेंगे। और सर सेट कब निकालेंगे? स्पर्म के अंदर से क्रोमोसोम निकाल लीजिए, 1000 क्रोमोसोम मिले तो बोलिएगा 1 सेट में 1000 क्रोमोसोम। अगर 23 मिले तो बोलिए 1 सेट में 23 क्रोमोसोम है। अगर 500 मिले तो बोलिए 1 सेट में 500 क्रोमोसोम है। यहां पर बेटा 2 क्रोमोसोम थे तो 1 सेट में 2 क्रोमोसोम, यहां पर 1 सेट में 2 क्रोमोसोम मिल गए।
चलिए अब देखिए, अब इन दोनों को आप फ्यूज कीजिए, स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज होगा। सभी को मालूम फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन से बच्चा आप बनने वाले हो। अब आपकी कहानी स्टार्ट हो गई, ये आपकी कहानी स्टार्ट हो, ध्यान से देखिए, ये आप बनने वाले हो। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा। तो आपके अंदर में, ध्यान से देखो बच्चा, अपने अंदर में सोचो, आपके मम्मी के साइड से एक सेट आया, ये पहले पापा वाला ग्रीन वाला एक सेट, और ये एक सेट, पापा के साइड से एक सेट, और आपकी मम्मी के साइड से एक येलो वाला सेट आ गया। अब बताइए, जो आप बेटा यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनाए हो, ये बेटा जाइगोट बनाए हो, अब मुझे बताइए इस जाइगोट में कितने सेट है? हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम? हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम? तो बोलिएगा सर एक ग्रीन वाला है और एक येलो वाला है। सर सिंपल सा कहें सर, 2 सेट है, तो मैं इसी को 2n लिखूंगा, इसी को मैं डिप्लॉयड कहता हूं। आप समझ में आया? आप डिप्लॉयड क्यों? क्योंकि एक सेट मम्मी, एक सेट पापा, तो 2 सेट हो गए। कितने सेट हो गए तुम्हारे अंदर? सर 2 सेट हो गए, डिप्लॉयड आप हो। तो 2n इज हाउ मेनी क्रोमोसोम? 1 2 3 और 4, 4 क्रोमोसोम। n इज 2 था, तो 2n इज 4 हो गया। अब बेटा डिप्लॉयड हो, अब क्या हो? डिप्लॉयड हो। ध्यान से देखो, और अमाउंट ऑफ डीएनए अब बताओ तो कितना है? अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा जाइगोट में? ओवम में 1c, स्पर्म में 1c, तो जाइगोट के अंदर कितना है? तो आंसर इज द 2c। अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2c। सेट 2n, अमाउंट ऑफ डीएनए 2c। तो यहां तक आपको एकदम क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपके जाइगोट में 2 सेट है, एक मम्मी से एक पापा से, 2 सेट, ठीक है ना? अगर इंसान की बात करें तो स्पर्म में 23 थे, एक सेट, ओवम में 23 थे, एक सेट, तो आपके जाइगोट में 2 सेट, तो 2 सेट में कितने क्रोमोसोम हो गए? 46। एक सेट मतलब 23, तो 2 सेट मतलब 46। मम्मी से जितना डीएनए मिला, ओवम से जितना डीएनए मिला 1c, स्पर्म से जितना डीएनए मिला 1c, तो आपके जाइगोट में कितना डीएनए? सर 2c है। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 2c। अब तौल ओल करके मैंने देखा नहीं कितना पिकोग्राम माइक्रोग्राम है, मैंने मान लिया बच्चा कि अमाउंट है 2c। अब ये सेल ध्यान से सुनना है, इसी सेल को आज से बच्चा, इसी सेल को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये तुम्हारा बच्चा यही रेफरेंस पॉइंट है, यही रेफरेंस पॉइंट है। तुम्हें मानना है इसी जायगोट से इम्ब्रियो बना, इसी से बेटा टेस्टिस बना, और इसी से बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, इसी से बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। यानी इस सेल को अब मियोसिस में जाना है। ये आपके टेस्टिस का एक सेल बन चुका है। जाइगोट से इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो से ही उसके सेल डिवाइड करके क्या बना देते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनियम। उसके अंदर क्या बना? स्पर्मेटोसाइट। तो यही है बच्चा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसी को मियोसिस में जानना है, याद रखिएगा, इसी को बच्चा, यही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसी को मियोसिस में जानना है, एकदम ध्यान से। तो जब भी आप मियोसिस में जाते हैं, माइटोसिस में जाते हैं, तो पहले तैयारी करते हैं, पहले उस सेल को तैयारी करना है। उसे बच्चा तैयारी के नाम पे G1 फेज, गैप 1, S फेज और G2 फेज में जाना होता है। तो ये बेटा जीवन की कहानी हमने मान लिया है, ये बेटा जीवन की कहानी मान लिया, ये बेटा जीवन है ना। मैं बाहर निकाल भी देता हूं क्रोमोसोम, बड़ा आराम से देखिएगा। ये बेटा क्रोमोसोम है, ये बेटा क्रोमोसोम में एक मम्मी से मिला, एक पापा से मिला, और इस क्रोमोसोम के अंदर में ये रेड वाला बेटा डीएनए है, डीएनए डीएनए डीएनए। आ गया समझ में? एकदम क्लैरिटी, एकदम बच्चा क्लैरिटी। सर हमारे अंदर कितने पेयर हैं? चलिए पेयर की भी बात कर लेते हैं। तो तुम्हारे अंदर बच्चा देखो ना, ये एक पेयर नहीं दिख रहा है? मम्मी से एक क्रोमोसोम, पापा से एक क्रोमोसोम, ये एक पेयर हो गया।
ये बेटा मम्मी से एक क्रोमोसोम, पापा से एक क्रोमोसोम, ये एक पेयर हो गया। बताइए तो इस सेल के अंदर में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, बताओ। इसके अंदर बेटा कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? तो बोले सर 2 पेयर है। सर 2 पेयर है। इसे बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस पेयर। जो इतना पढ़ते हो ना, होमोलोगस पेयर। तो एक मम्मी एक पापा से जो क्रोमोसोम आया, उसी से एक पेयर बना। पेयर बेटा, तो टोटल पेयर कितने होते हैं सर? तो ऐसा करो, एक फार्मूला अभी से निकाल लेते, एक फार्मूला निकाल लेते। सर एक सेल में कितना पेयर होता है? तो टोटल क्रोमोसोम बाई 2 कर दो। जितनी सेल में क्रोमोसोम है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल होमोलोगस पेयर बन जाएगा। जैसे तुम्हारे अंदर 46 क्रोमोसोम है ना, 46 है, तो बेटा उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 23 होमोलोगस पेयर होगा। 23 होमोलोगस पेयर होगा। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सर यहाँ टोटल 4 क्रोमोसोम थे, पेयर कितने से? 2 पेयर है। देख लो, एक रेड वाला ये पेयर, ये रेड वाला एक पेयर। क्लियर है? कहीं कहीं पे बेटा इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट कुछ नहीं बेटा, ये आपके 2 क्रोमोसोम है ना, ये 2 क्रोमोसोम है ना, एक मम्मी से मिला एक पापा से मिला। ये जो 2 क्रोमोसोम है बच्चा, एक क्रोमोसोम को यूनिवैलेंट कहते हैं, एक क्रोमोसोम को यूनिवैलेंट कहते हैं। तो 2 क्रोमोसोम को बाईवैलेंट, 2 क्रोमोसोम को बाईवैलेंट। तो जो आपका पेयर है उसी को हम लोग, जो आपका होमोलोगस पेयर है उसी को हम लोग बाईवैलेंट वर्ड भी यूज करेंगे। जो आपका होमोलोगस पेयर है बच्चा, उसी को हम लोग एक वर्ड यूज करने वाले, बाईवैलेंट ना। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर हाउ मेनी बाईवैलेंट प्रेजेंट? टोटल क्रोमोसोम को 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है, 2 से डिवाइड करो, 23 बाईवैलेंट, 23 होमोलोगस पेयर आ गया। चलिए ठीक है। अब इस सेल को जाना है बेटा एस फेज में। बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है एस फेज। एस फेज में क्या होगा, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। जीवन के बाद आएगा एस फेज, ध्यान से बच्चा। एस फेज में क्या होता है, जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम जो आपने पापा से लिया था, वो बच्चा एक एक्स्ट्रा अपना आर्म्स बनाएगा, क्रोमैटिड्स बना लेगा। जो आपने पापा से क्रोमोसोम लाया था उसमें बेटा एक ही डंडी थी, एक ही आर्म्स था, आर्म्स को क्रोमैटिड कहते हैं। अब बच्चा इस फेज में क्या हुआ, उस क्रोमोसोम के 2 आर्म्स बन गए। वो बच्चा 2 क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम बन गए। देख लीजिए, पापा से आपने 2 हरा वाला क्रोमोसोम लिया था, हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स बन गए, पहले एक ही थे। इसी तरह से मम्मी से आपने येलो वाला लिया, तो मम्मी से जो लिया बच्चा वो भी 2 आर्म्स वाले बन गए, 2 क्रोमैटिड वाला बन गया। तो मैं कंफ्यूजन ना हो, ऊपर में बना देता हूं, ध्यान से लॉजिकल चलिएगा। पापा से जो क्रोमोसोम आया उसके बेटा 2 क्रोमैटिड्स बन गए। एक क्रोमैटिड ये दिखा, अब बना रहा हूं यहां बेटा 2। बाद में एक वर्ड आएगा बेटा सिस्टर क्रोमैटिड, कंफ्यूज नहीं होना है। हरे वाले क्रोमोसोम में कितने आर्म्स है, कितने क्रोमैटिड है? सर 2। दोनों आपस में जुटे हैं ना, तो ये दोनों क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। तुम्हारे दोनों हाथ, तुम एक क्रोमोसोम हो, तुम्हारे पास 2 हाथ है, एक इंसान का दोनों हाथ आपस में कैसा है, सिस्टर क्रोमैटिड। इसी तरह से येलो वाला क्रोमोसोम जो आपकी मम्मी के साइड से है, इस क्रोमोसोम में भी कितने क्रोमैटिड? सर 2 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड। तो येलो येलो वाला आपस में कैसा है बच्चा, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। और हरा वाला और पीला वाला बच्चा आपस में कैसा है, मेरे 2 हाथ, ये हाथ, और यहां पास कोई बच्चा है उसके हाथ, मेरा हैंड, मेरा क्रोमैटिड, आपका हैंड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। मेरे दोनों हाथ आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, आपके दोनों हाथ सिस्टर क्रोमैटिड। मेरा हाथ और आपका हाथ, ये भी तो क्रोमैटिड हो गए ना आपस में, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। चलिए वापस से देखिए, तो इस फेज में क्या हुआ, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, तो ध्यान से सुनिए।
इस फेज में हुआ क्या, ध्यान से। इस फेज में जो आपके क्रोमोजोम है उसके 2 क्रोमैटिड बन गए, और हर क्रोमोजोम में, हर क्रोमैटिड में बच्चा एक एक डीएनए का धागा है। एक धागा यहां, एक धागा यहां, 2 धागे, हर क्रोमैटिड में डीएनए के एक एक धागे मौजूद है। तो अब बताइए बच्चा लोग, यहां डीएनए के कितने धागे हैं, इस फेज में डीएनए के कितने धागे हो गए? तो बोलेंगे सर क्रोमोजोम सर 4 हैं, हर क्रोमोजोम के 2-2 हैंड है सर। सर 8 क्रोमैटिड है तो 8 डीएनए होगा। तो सोचिए बच्चा, यहां पर डीएनए के कितने मॉलिक्यूल है? 8 है। 8 हो गए। डीएनए के धागे कितने? 8। पहले कितना था सर? हर क्रोमोसोम के तो एक एक क्रोमैटिड्स थे ना, तो हर क्रोमोसोम के एक ही क्रोमैटिड थे, तो 4 क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमैटिड्स थे। तो सर डीएनए का अमाउंट तो सर 4 ही होगा ना। अगर डीएनए का अमाउंट बेटा 4 है, 2C बेटा, अमाउंट कितना है? 2C। 4 डीएनए मतलब 2C। तो अब डीएनए बेटा डबल हो गया, तो मैं अब कह सकता हूं डीएनए का अमाउंट 4C हो चुका है। डीएनए का अमाउंट, डीएनए बेटा डबल हो गए, 4 डीएनए से 8 डीएनए हो गया, तो मैं आज से इसे कहूंगा इस फेज में 4C हो चुका है। ध्यान से सीखिए बच्चा, 4C हो चुके हैं। अब बताइए, अगर मैं पूछूं इस फेज में कितना क्रोमोसोम है, काउंट कीजिए। इस फेज में कितने क्रोमोसोम है? सर एक हरा वाला, एक पीला वाला 2, एक हरा वाला 3 और एक पीला वाला 4। पहले कितना था? जीवन में कितने क्रोमोसोम थे? सर 1 2 3 और 4, 2 मम्मी से 2 पापा से। तो बेटा इस फेज में भी क्रोमोसोम 4 ही है, इसमें भी बेटा क्रोमोसोम का नंबर 4 है। और पहले भी कितना था? देखो बेटा 4 ही था। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, क्योंकि उस क्रोमोसोम में अब 2 क्रोमैटिड्स बन चुके, 2 क्रोमैटिड्स बन चुके। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी सेम है, 2n इज द 4, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुके। अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा डबल हो चुका है। इस फेज सबसे खतरनाक, 90% क्वेश्चन तो यही आता है, इस फेज में क्या होता है? तो आप बोलिएगा इस फेज में डीएनए डबल हो जाता है। जीवन में 4 डीएनए थे, इसमें 8 डीएनए हो गए, लेकिन क्रोमोसोम पहले भी 4 था, अब क्रोमोसोम अभी भी 4 है। हाँ, क्रोमैटिड्स डबल जरूर हो गए। ऐसे समझो, ऐसे समझिए, मैंने एकदम सिंपल सा बोला। इसी चीज को मैं एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि आपने बच्चा अपने घर में 2 बॉयज को लेते आए, एक बॉयज एक बॉयज, 2 बॉयज। अपने घर में 2 गर्ल्स को लाया, एक गर्ल्स एक गर्ल्स। हाँ, गर्ल्स 1 सेट इन, बॉयज 1 सेट इन। इन दोनों का फ्यूजन कराइए, इन दोनों का फ्यूजन कराइए, तो एक सेट हो गया बॉयज वाला ब्लू वाला, और एक सेट हो गया येलो वाला। कितने सेट है? कितने सेट है? तो बोले सर एक बॉय का है एक गर्ल्स का है, तो 2 सेट है, 12 लिख दीजिए सर, 12 इज 4। क्लियर? अब जो मैं बोलूंगा, मान लीजिए बच्चा इस बॉयज के पास में केवल एक हैंड था, इसके दोनों हाथ नहीं थे, केवल एक ही हैंड था। हाँ, और उस हैंड में बेटा डीएनए बैठा था, ये रेड वाला डीएनए बैठा था। गर्ल्स के भी एक ही हाथ थे, उसमें डीएनए बैठा था। बॉयज के पास एक ही हाथ था, गर्ल्स के पास भी एक ही हाथ थे, यानी 2 लड़के दोनों के पास एक हाथ, 2 लड़कियां दोनों के पास एक ही हाथ है। ये बेटा कहानी है जीवन की। इसमें क्या हुआ, उसे बेटा एक दूसरे रूम में ले जाओ, उसका नाम रख दिया बेटा एस, एस फेस। उस रूम का नाम क्या है? एस फेस। और यहां क्या करो, उस बॉयज के बच्चा एक और हाथ जोड़ दो, एक बेटा पहले से था, एक तुमने प्लास्टिक का लगा दिया, एक बेटा प्लास्टिक का लगा दिया, तो क्या बेटा बॉयज 4 हो गए? नहीं सर, बॉयज तो 2 ही है, 2-2 हाथ वाले हैं। गर्ल्स, उसमें भी बेटा एक ही हाथ थे, अब उसमें मैंने क्या किया, उसके एक और हाथ मैंने प्लास्टिक के जोड़ दी।
अब बताओ कितने बॉयज कितने गर्ल्स? बोले सर 2 बॉयज 2 गर्ल्स। सर आदमी तो 4 ही है सर, एकदम 2 n is 4, एक सेट बॉयज का एक सेट गर्ल्स का। लेकिन उसके हाथ में बेटा डीएनए का फाइबर था, डीएनए का था। तो देखिए हाथ जब डबल हुआ तो डीएनए डबल हो गए, हाथ डबल हुआ तो डीएनए डबल हो चुके हैं, हाथ डबल हुआ तो डीएनए डबल हो गए। हाँ, तो क्या डीएनए पहले बेटा कितने थे? 1 2 3 और 4। लेकिन अब डीएनए अपने आप को डबल कर चुका है। तो पहले 2C अमाउंट था तो अब 4C हो चुके हैं। क्लियर? हर जो क्रोमोसोम जो पेयर के फॉर्म में है, इस पेयर का है बच्चा, इसे होमोलोगस पेयर कहते हैं। एक पेयर और यहां दूसरा पेयर। क्लियर है मेरे में से? अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस फेज में क्या होता है? गांठ बांध लेना है। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, उस क्रोमोसोम में ही एक नया आर्म बन जाता है। क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ, आर्म डबल हो गए, क्रोमैटिड्स डबल हो गई, और क्रोमैटिड्स के अंदर ही डीएनए होते हैं, तो यानी डीएनए भी डबल हो जाएगा। अगर यहां पास 2 पिकोग्राम डीएनए था तो यहां पर 4 पिकोग्राम हो जाएगा। अगर यहाँ 100 पिकोग्राम था तो यहाँ 200 पिकोग्राम हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? 1C डीएनए यही ना है, यही तो 1C डीएनए भाई। ये है एक और ये दो डीएनए मिलाकर के 1C कह दिया, 2 डीएनए मिलाकर के 1C कह दिया, 1C कह दिया। यहाँ 1 डीएनए 2 डीएनए 3 डीएनए 4 डीएनए मिलाकर के 4C 2C नहीं कह सकता। और यहां बेटा डीएनए के 8 धागे हो गए तो मैं 4C नहीं कह सकता। ये तो मैं समझा रहा हूं। हाँ, चलिए अब वापस लौटते हैं। तो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? अरे तुम्हारे अंदर में कितने क्रोमोसोम है? 46। एक मम्मी से आया एक पापा से आया, मिलकर के एक पेयर बने, होमोलोगस पेयर। तुम्हारे पापा से 23 आए, मम्मी से 23 आया, तो एक मम्मी का एक पापा का, एक मम्मी का एक पापा का, एक मम्मी का एक पापा का, तो ऐसे से 23 पेयर बन गए। तो पेयर मतलब कितने क्रोमोसोम, कितने होमोलोगस पेयर है तुम्हारे अंदर? तो बोले सर टोटल क्रोमोसोम है 46, 2 से डिवाइड कर दीजिए 23 पेयर। यहां क्रोमोसोम थे इस सेल के अंदर में 4, तो पेयर कितने बने? एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, 2 पेयर है, हो गया। ठीक है? अब देखिएगा ध्यान से, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। ये बताइए, ये बेटा एक पेयर है, ये एक पेयर है। इस पेयर के अंदर में एक होमोलोगस पेयर यही है बच्चा, एक पैटर्न है पापा के साइड से एक मम्मी के साइड से, ये एक पेयर है। इस पेयर के अंदर में कितने क्रोमैटिड्स हैं? काउंट करके बताइए। इस पेयर के अंदर में कितने क्रोमैटिड्स हैं? चलिए फटाफट बताइए। तो ये जो पेयर आपको दिख रहा है उसके अंदर कितने क्रोमैटिड्स हैं? इस पेयर के अंदर कितने क्रोमैटिड्स हैं? अरे बोलो तो कम से कम। एक क्रोमैटिड्स ये, एक क्रोमैटिड्स ये, दो, एक क्रोमैटिड्स ये, तीन, एक क्रोमैटिड्स ये, 4। अरे भाई तुम और तुम्हारा भाई, तुम्हारे पास 2 हाथ, भाई के पास 2 हाथ, तुम लोग एक पेयर में। तो मैं बोलूं कितने हाथ है? तो कल्पना बोल रही है 8 हाथ है। 8 कहां से दिखता है भाई? अरे भाई तुम्हारे पास 2 हाथ, भाई के पास 2 हाथ, तुम लोग दोनों को मिलाकर के कितने हाथ हो गए? तो बोल रही है 8 हाथ हो गए। 4, आंसर इज 4। अब देखो, तो एक पेयर के अंदर में 4 क्रोमैटिड्स है, तो कभी कभी एक वर्ड एनसीईआरटी में आएगा बेटा टेट्राड। तो टेट्राड यहां पर क्लियर कर लो। सर टेट्राड क्या होता है? मैं, मेरे पास 2 हाथ है, मेरा भाई उसके पास 2 हाथ है, हम लोग एक पेयर बन गए। तो इस पेयर के अंदर में कितने हाथ है? 2 मेरा सिस्टर क्रोमैटिड, 2 उसके सिस्टर क्रोमैटिड, टोटल कितने हाथ है? सर 4। तो नाम हम लोग आज से देंगे बेटा टेट्राड।
क्या नाम देंगे? टेट्राड। सर तो सेल में कितना टेट्राड होगा? सिंपल है, सेल में जितने पेयर होंगे, सेल में बेटा जितने पेयर होंगे उतना टेट्राड होगा। इस सेल के अंदर 2 पेयर थे, तो आंसर बेटा टेट्राड का नंबर कितना होगा? टेट्राड का नंबर कितना हो गया? सर 2 हो गया। तो नंबर ऑफ टेट्राड कभी निकालना आ गया एग्जाम में, तो आप आंसर फार्मूला से निकाल लीजिएगा। टोटल क्रोमोसोम बाई 2, टोटल क्रोमोसोम बाई 2। इस सेल में 4 क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम थे, और क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो पेयर में निकालना है तो कितना हो जाएगा? आपके घर में 8 लोग हैं, कितने पेयर हो गए? सर डिवाइड कर देंगे 2 से। यही तो मैं बोल रहा हूं, जितना पेयर उतना टेट्राड। तो ये कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर से एक चीज बता रहा हूं, ये बताइए ध्यान से कि यहां पर इस पेयर के अंदर में ये बेटा एक क्रोमोसोम है येलो वाला, मम्मी वाला, और ये एक पापा वाला। एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक पेयर में बेटा कितने क्रोमोसोम है? एक मम्मी का है, एक पापा का है, 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहां से एक वर्ड यूज करेंगे बेटा, इसी को कहते हैं बाईवैलेंट। इसी को एक वर्ड कहते हैं बेटा बाईवैलेंट। तो बाईवैलेंट, टेट्राड, सब बच्चा एक ही चीज है। मैं और मेरा भाई, कितने लोग हैं? कोई पूछा कितने लोग हैं बॉय, तो बोले 2 लोग हैं, तो बाईवैलेंट बोल दिया। कोई पूछा ये तुम लोग दोनों मिला करके तुम्हारा तुम्हारे भाई का कितने हाथ हैं, तो बोले मैं और मेरा भाई पेयर में है, 2 मेरे पास 2 उसके पास, टेट्राड ना। तो सेल के अंदर में जितने पेयर हैं उतना ही बेटा टेट्राड बनेगा, उतना ही बच्चा बाईवैलेंट बनेगा। क्वेश्चन आ गया। अभी आप सॉल्व कीजिएगा कि आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है, आपके अंदर बेटा 46 क्रोमोसोम है, तो नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर बताइए। तो नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, टोटल क्रोमोसोम 46 है, उसको 2 से डिवाइड कीजिए। कितने पेयर हुए? सर 23 पेयर, 23 होमोलोगस पेयर हो गए। 1 होमोलोगस पेयर इज इक्वल टू 1 बाईवैलेंट। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर है, 23 बाईवैलेंट। एक पेयर में कितने क्रोमैटिड्स? सर 4। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राड कितना हो गया? सर 23 पेयर है, तो 23 टेट्राड भी हो गए। तो ये बेटा गांठ बांध लेना है, 3 वर्ड्स मैंने बताए। आपके एग्जाम पेपर में आएगा कि अगर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर बताइए। तो टोटल क्रोमोसोम बाई 2 कर दीजिए, आंसर आ गया 23। नंबर ऑफ बाईवैलेंट बताइए, तो बोलिएगा बाईवैलेंट मतलब एक पेयर, तो 23 पेयर है, तो 23 बाईवैलेंट। एक पेयर में 4 क्रोमैटिड्स है, यानी 23 टेट्राड होगी। तो ये चीज आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, इस सेल को बच्चा अब मियोसिस में जाना था, G1 को क्रॉस किया, एस को क्रॉस किया, G2 बेकार है, G2 अभी काम का नहीं है हमारा, G2 हमारे कोई काम का नहीं। G1 हो गया, एस हो गए, G2 हो गया। अब आएगा बेटा प्रोफेज। तो प्रोफेज में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम तो इंट्रो पार्ट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली बेटा मेन पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, मेटाफेज। हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे ज्यादा फोकस करना है ना। पहले इंट्रो को अच्छे से करें। तो मैंने बोला पहले G1 में गया, फिर एस में गया, फिर G2 में गया, फिर उसके बाद में आ जाएगा बच्चा लोग मियोसिस 1। तो मियोसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 पे थोड़ा फोकस कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मेटाफेज 1 में आपके जो मम्मी से क्रोमोसोम आया और पापा का क्रोमोसोम, पापा का बच्चा किससे था? हरे रंग से। चलो, हरे रंग का, ये बेटा पापा का क्रोमोसोम, और ये बेटा आपके मम्मी का क्रोमोसोम, मम्मी का क्रोमोसोम ना। ये क्रोमोसोम बच्चा इक्वेटर पे अलाइन होने लगे, यानी जमा होने लगे। इसको सिंपल करता हूं, इसको सिंपल करता हूं, टेंशन मत लो, इसको सिंपल करते हैं। मेटाफेज 1 में क्या हुआ?
ये आपका पापा का जो क्रोमोसोम है बच्चा, उसमें 2 डंडी यानी 2 क्रोमैटिड्स। पापा का क्रोमोसोम 2 थे, 2 हरे वाले, 2 क्रोमैटिड्स वाले। और ये है आपका मम्मी का क्रोमोसोम, मम्मी का क्रोमोसोम येलो वाला। इन लोगों ने क्या बनाया था बेटा? पेयर बनाया था, होमोलोगस पेयर। तो ये जो पूरा पेयर है बच्चा, ये पूरा का पूरा जो पेयर है वो इक्वेटर पे अरेंज होने लगेगा। बोले सर इक्वेटर मतलब? पिछले क्लास में बताया था, ये सेल है, सेल के बीचों बीच को इक्वेटर कहेंगे। इस साइड को पोल कहिएगा, इस साइड बेटा पोल, इस साइड को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। तो जो आपका पेयर था, यहां 2 पेयर थे, तो दोनों पेयर इक्वेटर पे अरेंज हो गए, एक मम्मी का एक पापा का, एक मम्मी का एक पापा का। सर ह्यूमन बीइंग में तो 23 पेयर है, तो ऐसे से बेटा 23 पेयर इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। 23 पेयर बेटा इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। यहां पर मैंने सिंपल करने के लिए केवल बेटा 2 पेयर लिए है, तो 2 पेयर को मैंने अरेंज कर दिया। सर फिर क्या होगा? और यहां पर बच्चा एक सेल ऑर्गेनल आ जाएगा जिसका नाम है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, ध्यान से, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम बेटा स्पिंडल फाइबर बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाता है। ये बेटा पोल पे बन जाते हैं सेंट्रोजोम नाम का स्ट्रक्चर, जिससे बनता है स्पिंडल फाइबर यानी रस्सी। सर ये रस्सी अब कैसे जाके बाइंड करेगा? ध्यान से सुनिए, ये रस्सी जाएगा और बेटा आपके पापा वाले क्रोमोसोम से जाके बाइंड कर जाएगा। ये रस्सी जाएगा आपके पापा के क्रोमोसोम से जाके बाइंड कर जाएगा। और इस पोल से जो बेटा स्पिंडल फाइबर जाएगा वो मम्मी वाले क्रोमोसोम से जाके बाइंड कर गया, मम्मी वाले से जाके बाइंड कर गया। ध्यान से बच्चा, ध्यान से, यानी कि आपके पापा का जो क्रोमोसोम है वो क्या एक पोल से ज्वाइन कर रहा है या दोनों पोल से ज्वाइन कर रहा है? ध्यान से बच्चा, ध्यान से करना है। मैंने क्या बोला? पापा का जो आपका क्रोमोसोम है वो बेटा किससे बाइंड कर रहा है? दोनों साइड से या एक साइड से? तो देखिए आपके पापा का जो क्रोमोसोम है ये ग्रीन वाला, वो केवल और केवल एक ही स्पिंडल फाइबर से जुटा है, इस पोल से, दूसरे पोल से नहीं जुटा है। आपके पापा का क्रोमोसोम केवल एक ही स्पिंडल फाइबर से जुटा है, दूसरे साइड से फ्री है। जबकि मेटाफेज में क्या होता था? अगर माइटोसिस याद कीजिए बच्चा, आपको बहुत अच्छे से बताया था, थोड़ा कंपैरिजन कर देता हूं। अगर यही माइटोसिस का मेटाफेज होता तो ध्यान से देखिए क्या होता। अगर माइटोसिस का होता बच्चा तो सारे क्रोमोसोम बच्चा, सारे क्रोमोसोम, चारों के चारों क्रोमोसोम इस तरह से इक्वेटर पे अरेंज हो जाते। अगर माइटोसिस होता तो पेयर नहीं बनते थे। 46 क्रोमोसोम है तो सभी 46 एक लाइन में अरेंज हो जाए। लेकिन मियोसिस में बेटा पेयर अरेंज होगा, पेयर अरेंज होंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस में कंपैरिजन कीजिए। माइटोसिस में बेटा एक प्लेट बन गया, एक प्लेट ऐसे बन गया ना, और यहां से बना सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, चारों क्रोमोसोम एक लाइन में। अब यहां से चला स्पिंडल फाइबर, जाके बाइंड, इधर से स्पिंडल फाइबर, तो एक ही क्रोमोसोम 2 स्पिंडल फाइबर से जुटा है। सोचिए, एक ही क्रोमोसोम 2 स्पिंडल फाइबर से जुटा, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से। देखिए फिर से, एक ही क्रोमोसोम 2 स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए हैं। अब ध्यान से आया कुछ समझ में या ऊपर से गया? जबकि यहां क्या हो रहा है, मियोसिस में जो मेटाफेज 1 आया है वहां एक क्रोमोसोम केवल एक ही स्पिंडल फाइबर से जुटा है। जबकि हमने जब पढ़ा था माइटोसिस किसका बच्चा, माइटोसिस का मेटाफेज, तो उसमें एक क्रोमोसोम दोनों हाथ से जुड़े। ऐसे समझो, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? सर 2। इस हाथ को भी रस्सी से बांधो, इस हाथ से भी, इस हाथ को भी बेटा रस्सी से बांधो। एक इंसान है, उसके 2 हाथ है, दोनों हाथ को स्पिंडल फाइबर यानी रस्सी से बांध दीजिए। सर मियोसिस में, मियोसिस में बेटा तुम हो और तुम्हारा भाई, तुम और तुम्हारा भाई पेयर में थे, तो तुम्हारा एक हाथ स्पिंडल फाइबर से बाइंड करेगा, दूसरा नहीं, दूसरा तुम्हारे भाई का बाइंड करेगा। तो यही है बच्चा कि जो माइटोसिस में होता है, क्या जो माइटोसिस में बेटा मेटाफेज आया
वहां केवल एक प्लेट बने, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, और मियोसिस में बेटा 2 प्लेट बना, क्योंकि पेयर में अरेंज हो रहा है, आप आपका भाई, आप आपका भाई, आप आपका भाई, पेयर में अरेंज हो रहे। आ गया समझ में? तो कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। इसलिए यहां पर वर्ड आएगा डबल मेटाफेजिक प्लेट, 2 प्लेट बने ना, एक आपका एक भाई वाला है। और हर क्रोमोसोम, फिर से मैं क्लियर कर दूं बेटा, हर क्रोमोसोम केवल एक स्पिंडल फाइबर से बाइंड करेगा, जबकि माइटोसिस में 2 स्पिंडल फाइबर से बाइंड करते थे। ये है बच्चा आपकी कहानी मेटाफेज 1 की। ये कहानी है बच्चा आपकी मेटाफेज 1 की। और अगर आपके पास एनसीईआरटी गलती से रख लिया होगा तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। आप एनसीईआरटी को अगर देखेंगे बच्चा, बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी में ये फिगर बनाया हुआ है मेटाफेज 1 का। और बच्चा यही सब पढ़ता नहीं है, उसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर मियोसिस तो बहुत डिफिकल्ट है। अरे आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की ना। देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 169 एकदम क्लियर है। अपने बारे में सोचो, तुम और तुम्हारा भाई, तुम तुम्हारा भाई ना, 2 पेयर थे ना, तो अरेंज हो गए इक्वेटर पे। मेटाफेज में क्या होता है? इक्वेटर पे अरेंजमेंट। अब रस्सी चला हर पोल से, तो जो रस्सी चला तो केवल मेरा बेटा एक हाथ को पकड़ा, ठीक है। अब दूसरे पोल का रस्सी चला तो मेरे भाई का दूसरे हैंड से जाके बाइंड करेगा। जबकि माइटोसिस में क्या हुआ था? अरे मैं अकेले गया था इक्वेटर पे, मेरे दोनों हाथ थे, दोनों हाथ को स्पिंडल फाइबर से बाइंड किया गया था। तो किसी बच्चे के पास है पेज नंबर 169, किसी के पास है, एनसीईआरटी तुम लोग रखते नहीं हो, यही तो दिक्कत है। पेज नंबर 169 पे बेटा बहुत क्लियर स्ट्रक्चर दिया है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने फिगर बनाया 169 पे। ये बेटा मियोसिस का मेटाफेज है। जबकि अगर मैं 165 को देखूं, अगर मैं 165 को देखूं तो वहां माइटोसिस का बेटा मेटाफेज बना हुआ है। आप देख सकते हो बेटा, यही कंपैरिजन है। वहां 4 क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज है, माइटोसिस में चारों क्रोमोसोम बेटा एक लाइन में अरेंज हो गए, पैटर्नल क्या मैटरनल क्या सब एक लाइन में अरेंज हो गए। जबकि मियोसिस में बेटा पेयर में अरेंजमेंट होता है। चलो बताओ किसे किसे ये समझ में आया? फटाफट हैंड टेस्ट करो भाई, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो। एकदम देखो बहुत ध्यान से बेटा, रिसर्च करो, 165 को देखो और 169 को देखो। अगर 165 को आप देखते हो, एनसीईआरटी का फिगर बच्चा, वो माइटोसिस का मेटाफेज है, 4 क्रोमोसोम चारों इक्वेटर पे। और 169 में जो है मियोसिस का मेटाफेज बने, वहां पर चारों क्रोमोसोम नहीं, पेयर कितने? 2, तो 2 पेयर अरेंज हो गए और स्पिंडल फाइबर केवल एक क्रोमोसोम से जाके बाइंड करेगा। जबकि माइटोसिस में एक क्रोमोसोम के 2 हैंड थे, दोनों से बाइंड करता था, यहां ऐसा नहीं होगा। चलो मेरे में से ये क्लियर है। तो फिर चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, मेटाफेज 1 हो गया, अब हम लोग एनाफेज 1 पे जाते हैं। बहुत आसान है। एनाफेज 1 का फिगर भी एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है। तो बेटा यही बेसिक है, बेसिक बच्चा पढ़ता नहीं है, हाई फाई केवल उल्टा सीधा पढ़ के। ये एनाफेज 1 है, ध्यान से सुनना। एनाफेज 1 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम और तुम्हारा भाई एक पेयर थे। अब रस्सी ने क्या किया बच्चा? ये स्पिंडल फाइबर, ये सेंट्रोजोम है, यहां से रस्सी, रस्सी इसने बेटा खींच लिया अपने तरफ इस वाले क्रोमोसोम को, येलो वाले क्रोमोसोम को, और इधर चला गया बच्चा हरा वाला क्रोमोसोम। बताइए किस चीज का सेपरेशन हुआ? क्या बेटा होमोलोगस पेयर अलग नहीं हो गए? सिंपल, आप और आपका भाई बीच में थे, रस्सी को खींचा गया, रस्सी जब खींचा गया तो आपका भाई एक पोल पे, आप अलग पोल पे, तो आप बेटा जो पेयर थे, होमोलोगस पेयर थे, वो अलग हो गए, अलग हो गए। ध्यान से देखो, फिर से देखो, जो येलो वाला है इधर, ग्रीन वाला है इधर हो गया। किसका सेपरेशन हुआ? सर जो पेयर थे ना, जो होमोलोगस पेयर थे सर, वो अलग हो गए,
वो अलग हो गए बच्चा। तो ध्यान से सुनना, ये बच्चा मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ये बाईवैलेंट कहलाता था। एक पेयर को क्या कहा था? बाईवैलेंट। बाईवैलेंट। अब पोल पे बेटा, पोल ने क्या किया? एक ही क्रोमोसोम को खींच लिया। तो हर पोल पे अब जो क्रोमोसोम जा रहा है, एक ही क्रोमोसोम जा रहा है ना, यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट। अब समझ में आया? पहले बाईवैलेंट थे, पेयर में थे, अब मैंने तुम्हें खींच लिया, तुम एक क्रोमोसोम हो ना, तुम्हारा नाम यूनिवैलेंट पड़ गया। तुम्हारा भाई एक क्रोमोसोम है, यूनिवैलेंट। तो बाईवैलेंट अब सेपरेट हो गए और वो यूनिवैलेंट में कन्वर्ट हो गए। सर माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता था? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान से आपको सीखना चाहिए। देखिए माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता था, बहुत अच्छे से सीखिएगा, बहुत अच्छे से। मैंने क्या बोला था? ठीक है, देखिए ये बच्चा आप 4 क्रोमोसोम, 1 2 पापा वाले और 2 बेटा मम्मी वाले, 4 क्रोमोसोम। मेटाफेज में चारों क्रोमोसोम इक्वेटर पे रस्सी से बेटा खींचा गया, रस्सी से बेटा खींचा गया। ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, रस्सी लगाया और रस्सी से बेटा खींचा गया। जब रस्सी से आप खींचिएगा बच्चा, तो जो सेंट्रोमियर है, जो क्रोमोसोम को आपस में जोड़ के रखता है, ये ब्लू वाला, इसे कहते हैं बेटा सेंट्रोमियर। ऐसे होता है, ये क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स, दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ा है बेटा, सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर से। अब मैंने क्या किया? इस सेंट्रोमियर को काट दिया। देखिए यहां से सेंट्रोमियर कट गया बेटा, सेंट्रोमियर कट गए, सेंट्रोमियर कट गए, सेंट्रोमियर कट गया, सेंट्रोमियर कट गए। सेंट्रोमियर बेटा स्प्लिट हो गया, टूट गया, सेंट्रोमियर टूट गए। सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए। देखिए ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग, ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 169 बच्चा 166 पे आप देखिए एनाफेज को, माइटोसिस का बेटा एनाफेज को देखिए। तो आपको क्या फिगर में बना हुआ, ये बना हुआ नहीं है, ये बना हुआ नहीं है कि ये देखिए, ये आपका सेंट्रोजोम था, उसने क्या किया? सेंट्रोमियर बेटा टूट गए और सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए। तो इस पोल पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां पास बच्चा केवल आया एक क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड बेटा स्प्लिट हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए। ध्यान से देखिए, सिस्टर क्रोमैटिड बेटा अलग हो गए। और बताइए मियोसिस में क्या हुआ? क्या मियोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुई? क्या मियोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुआ? नहीं, मियोसिस में आप और आपका भाई, आपका दो हाथ भाई का हाथ, आपको आपके भाई से अलग किया गया। जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर थे वो अलग हुए, जबकि माइटोसिस में आपके दोनों हाथ को अलग किया गया। अब बीच में खड़े हो गए, दोनों तरफ से रस्सी से खींचा गया, तो आपका दोनों हाथ अलग हुआ माइटोसिस। सिस्टर क्रोमैटिड बेटा अलग हो गए, सेंट्रोमियर टूट गया। जबकि मियोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मियोसिस में बेटा मैं था, मेरा भाई था, ये दोनों मेरे सिस्टर क्रोमैटिड थे, मेरा और मेरे भाई का सेपरेशन हुआ है, मेरे दोनों हाथ इंटैक्ट है, कोई क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं टूटा, कोई सेंट्रोमियर नहीं टूटे। तो ये बेटा बहुत दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ये दोनों में बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चलो बताओ किसे किसे समझ में आया? एनाफेज 1, एनाफेज 1 किसे किसे समझ में आया, किसे किसे बाउंसर पड़ा भाई? एनाफेज 1 क्लियर है? एनाफेज 1 में आपको आपके भाई से सेपरेट किया गया, आप और आपका भाई पेयर थे, उनको अलग किया गया। और माइटोसिस में आपको ही बेटा तोड़ दिया गया था, सेंट्रोमियर तोड़ दिए गए थे। हाँ, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए यहां आप देख लीजिए, इनके इनके बेटा सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है, सेंट्रोमियर बेटा स्प्लिट नहीं हुआ है, सेंट्रोमियर इंटैक्ट है, सेंट्रोमियर बेटा इंटैक्ट है। और एक क्रोमोसोम में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं,
जबकि माइटोसिस में जो एनाफेज हुआ था सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए थे। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। और बच्चा बस कुछ भी पढ़ते जाता है, बोलता है कि मियोसिस तो समझ में नहीं आएगा भाई, बहुत टफ है। चलिए, एनाफेज 1 हो गया। एनाफेज के बाद क्या आएगा सर? टीलोफेज। टीलोफेज तो बेकार है। देखिए, टीलोफेज तो एकदम समझ में आ गया। देखिए, टीलोफेज 1 ध्यान से देखिए, टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। अब समझ में आ रहा होगा चीजें। टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाते और ये आपके पापा वाला जो क्रोमोसोम था जिसमें 2 क्रोमैटिड थे, ये दोनों इस पोल पे पहुंच चुके। मम्मी वाला क्रोमोसोम जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड थे, ये इस पोल पे पहुंच गए। हाँ, हर पोल पे बच्चा एक एक पेयर क्रोमोसोम पहुंच गया। और यहां पास अब बन जाएंगे क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद करो, टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाते थे, न्यूक्लियोलस बन जाता था, गोल्जी बॉडी आ जाते थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता था। तो ये देखिए, अब इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियोलस आ गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। तो टीलोफेज में अब सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। 2 न्यूक्लियस बेटा बन गए। अब बताइए, इस सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम है टोटल? बोले सर 2 इधर है, 2 इधर है। सर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है। सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 4। करेक्ट। लेकिन ईच न्यूक्लियस बेटा, ईच न्यूक्लियस कितने? अगर क्वेश्चन पूछे बेटा ईच न्यूक्लियस कितने है, तो बोले सर एक न्यूक्लियस में तो 2 ही क्रोमोसोम दिख रहा है। बेटा सेल पूछा तो 4 क्रोमोसोम है। देखिए, 1 2 येलो वाला और 2 ग्रीन वाला, 4। और अगर न्यूक्लियस पूछा तो बोलिएगा सर न्यूक्लियस में तो 2 ही है। टीलोफेज बेटा हो गया, टीलोफेज हो गया। बोलेंगे सर अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब कुछ नहीं। अब साइटोकाइनेसिस के नाम पे बेवकूफ बना देगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, ये सेल अलग हो गए और ये सेल अलग हो गए, खत्म। अब तुम्हारे 2 सेल बन गए, खत्म बच्चा। अब तुम्हारे 2 सेल बन गए। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये आपका एक सेल बन गया और ये एक सेल आपके बन गए। हो गया बच्चा, मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 1 कंप्लीट। अब थोड़ा कंपैरिजन कीजिए, आपने मियोसिस कहां से स्टार्ट किया था? वापस से बेटा थोड़ा सा सोचिए, दिमाग खोलिए अपना। सर हमने यहां से किया था, बोला था बेटा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, हमने यहां से कंपैरिजन किया था। सोचना, इसमें कितने क्रोमोसोम थे? याद करो, तुमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसमें 4 क्रोमोसोम थे। अब देखो बच्चा, ये बन गया तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक सेल से 2 सेल बन गए ना, एक नीला वाला ये, एक नीला वाला ये, 2 सेल बन चुके हैं। तुम्हें क्लियर दिख रहा है? या मैं इसे और साफ कर दूं और क्लियर कर दूं? टीलोफेज हुआ, अब मैं बता रहा हूं रियल में 2 सेल बने कैसे। एक सेल यहां बना, कलर रखता हूं यही, ये सेल यहां बना, एक सेल यहां बने। अब तुम्हें लगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए। चलिए, इधर क्या आ गया? एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम। इधर क्या आ गया? एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम। यही तो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। कंपैरिजन कीजिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 4 क्रोमोसोम थे, यहां बेटा कितने? 2 हैं। वहां 4 था, यहां 2 है। 4 क्रोमोसोम मतलब 2 सेट, तो यहां 2 क्रोमोसोम है, यानी बेटा 1 सेट है, हैप्लॉइड हो गया। n इज द 2, एक सेट है ना। 4 क्रोमोसोम मतलब 2 सेट, यहां 2 क्रोमोसोम है तो एक ही सेट हुआ ना। यहां भी देख लीजिए, यहां भी बेटा n इज द 2, तो 2 सेल बन चुके हैं और दोनों बेटा हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड है, 2 क्रोमोसोम है। तो मेरे में से ये आपको क्लियर आना चाहिए। और मुझे बताइए, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, यहां जो क्रोमोसोम बने हैं बच्चा, ये कैसे हैं बताइएगा? हर क्रोमोसोम के
हर क्रोमोसोम के बच्चा कितने क्रोमैटिड्स है? एक क्रोमैटिड्स है या दो क्रोमैटिड्स है? हर जो क्रोमोसोम है, दो सेल बने, ईच क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी क्रोमैटिड? तो हर क्रोमैटिड के हर क्रोमोसोम के दो दो क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड्स है। देख लीजिए ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी है पेज नंबर 169, बेटा पेज नंबर 169 बहुत अच्छे से बच्चा दिया है, और एनसीईआरटी का फिगर में गलती भी है। सर क्या टीलोफेज में ही दो सेल बना दिया है? देख लो, एनसीईआरटी ने बेटा टीलोफेज में ही दो सेल बना दिया। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो, अरे टीलोफेज में सेल थोड़ी डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म थोड़ी डिवाइड करता है, वो साइटोकाइनेसिस में डिवाइड करता है। तो वो टीलोफेज 1 नहीं है, वो एक्चुअली में साइटोकाइनेसिस है। और वहां दो सेल बन गए, हर सेल में दो क्रोमोसोम है। हर सेल में कितने क्रोमोसोम है? दो क्रोमोसोम। तो स्टार्टिंग में क्रोमोसोम था 4, अब डिवाइड करने के बाद हर सेल में हो गए दो क्रोमोसोम। तो पहले दो सेट थे, अब हो गए 1 सेट, अब हो गया बच्चा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्लियर है? तो मेरे में से ये आपको मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। मियोसिस बेटा कैसे आपने कंप्लीट किया? ध्यान से किया आपने। अब मियोसिस 2 में क्या होगा? बहुत ध्यान से सीखना है, बहुत ध्यान से सीखना है। अब हम लोग सेकेंड फेज में चलते, जैसे एनसीईआरटी चलता है बच्चा, पेज नंबर 170 पे अब एनसीईआरटी स्टार्ट करता है। आपके एनसीईआरटी अब 170 पे स्टार्ट करता है। अच्छा, दोनों क्रोमोसोम मेल के हैं या फीमेल के हैं, ये बेटा जरूरी नहीं है। यहाँ पर बेटा एक मेल वाला एक फीमेल के साथ से, ये देखो, ये वाला हरा वाला बेटा ये पीले वाले के साथ जा सकता था। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। जब आपके मम्मी का और पापा का एक पेयर है ना, अलग हुआ, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे साइड से भी बेटा वही वाला हरा वाला ही जाए, नहीं, येलो वाला भी जा सकता है। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जो जेनेटिक्स में पढ़ते हो। तो मैंने सिंपल के लिए बना दिया कि कॉम्प्लेक्सिटी ना पड़े, तो जा सकता है। ग्रीन वाले के साथ में येलो वाला क्रोमोसोम भी उस पोल पे जा सकता था। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बना दिया कि चीजें आसान रहे। चलो ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं मियोसिस 2 में। तो पहले मैं क्लियर कर दूं भाई कि कोई कहीं पर कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आपके पास दो सेल बन चुके हैं, और यहां पर बच्चा बड़ा अच्छे से क्वेश्चन में पूछने वाला हूं। दो सेल बन गए, दोनों में न्यूक्लियस भी है, और देखिए यहां बच्चा पहले कौन सा था? ग्रीन वाला था, चलो ग्रीन वाला, ठीक है, दो क्रोमोसोम। अब बच्चा इसे जानना है, ध्यान से सुनना, और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने इसे एक्सप्लेन भी किया। इस सेल को अब बेटा मियोसिस 2 में जानना है। इस सेल को अब मियोसिस 2 में जानना है, तो इस सेल को बेटा तैयारी नहीं करना पड़ेगा। क्या बच्चा इसे तैयारी नहीं करना है? कोई भी सेल है, अभी तो मियोसिस 1 कंप्लीट किया है, दो पार्ट्स में टूट गए, तो इस सेल को बेटा तैयारी में जानना है। इस सेल को तैयारी में जानना है, लेकिन एक लॉजिकल बताइएगा। ये तैयारी में जाएगा, अपनी साइज को बड़ा करेगा, अंदर में एटीपी बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएंगे, लेकिन बेटा क्या इसे डीएनए को रेप्लिकेट करने की जरूरत है? सोचिएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर जो क्रोमोसोम है बच्चा, ऑलरेडी बच्चा दो दो क्रोमैटिड वाले, दो दो क्रोमैटिड वाले, तो क्या इसे डीएनए रेप्लिकेशन करने की जरूरत है? यस और नो, बताइए। इस सेल को प्रिपरेशन तो करना है, मियोसिस 2 में जाना है, चलो फटाफट बताइए सभी लोग, बोलो। बहुत ही, अरे ऑलरेडी तुम्हारे पास दो हाथ हैं, अब क्या मैं चार हाथ बना दूं? तो बोलोगे नहीं सर, ऑलरेडी मेरे पास तो दो हाथ है ये, अब क्या कहां डीएनए बनाओगे और क्रोमैटिड कहां बना दोगे? इसलिए अब समझो बच्चा, इसे प्रिपरेशन के लिए जाना है। इस प्रिपरेशन को एनसीईआरटी ने कहा है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, ध्यान से सुनना। कल मैंने बोला था कि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी तो क्लियर होगा। अब वो टाइम आ गया है, सेल को बड़ा कर दीजिए, एनर्जी बना लीजिए, क्योंकि अभी सेकेंड मियोसिस में जाना है। लेकिन डीएनए ऑलरेडी डबल है, तो बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन मत कीजिएगा। तो इंटरकाइनेसिस इज जस्ट लाइक इंटरफेस, जस्ट लाइक इंटरफेस। सब कुछ होगा बच्चा, सब कुछ होगा, लेकिन इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा।
माइनस डीएनए रेप्लिकेशन कर दीजिए। बताइए कुछ समझ में आया या ऊपर से गया? अब पूछा जाएगा क्यों डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो मेरा तो कहानी सिंपल है ना कि बेटा आपके पास ऑलरेडी 2 हाथ हैं, अब मैं क्या प्रिपरेशन करूं? हाँ, सेल का साइज बड़ा कर देता हूं, एनर्जी दे देता हूं, जो चाहिए और दे देता हूं, लेकिन डीएनए तो ऑलरेडी डबल है। क्रोमोसोम में बेटा 2 आर्म्स तो पहले ही है, डीएनए 2 धागे तो पहले ही से बने हुए हैं, अब कैसे बनाऊं? इसलिए इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में डिफरेंस को समझिए। इंटरफेस बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन भी करेंगे, सेल का साइज भी बढ़ाएंगे, लेकिन ऑलरेडी आपका डीएनए में आपका क्रोमोसोम बेटा 2 क्रोमैटिड से बना हुआ है, तो अब कहां बनाओगे? उस क्रोमोसोम में डीएनए के 2 धागे ऑलरेडी बने हुए हैं, एक धागा रहता तब तो बनाते ना, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं होगी। तो क्वेश्चन कभी आ गया इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में क्या डिफरेंस है, तो बोले बहुत आसान सा है सर। इंटरफेज में G1 होता है, S होता है, G2 होता है, पूरा प्रिपरेशन होता है, यहां भी सब कुछ चलेगा, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो मैंने इंटरफेज माइनस डीएनए रेप्लिकेशन को इंटरकाइनेसिस कह दिया ना। और इंटरकाइनेसिस कब हो रहा है? देखिए समझ लीजिए, पहले यहां बेटा सेल था, सेल डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, हो गया मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 है। अब इस सेल को बेटा फिर से डिवाइड करना है, फिर से डिवाइड करना है, तो ये बेटा पहले प्रिपरेशन करेगा, बोलेगा नहीं अभी तुरंत थोड़ी डिवाइड करेंगे, अभी पहले प्रिपरेशन तो करने दो ना, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज वाइज बड़ा कर लेते हैं, साइज बड़ा कर लेते हैं, न्यूक्लियस को बड़ा कर लेते हैं, फिर डिवाइड करेंगे। तो बताइए ना इंटरकाइनेसिस क्या है? ये बेटा मियोसिस 1 है और ये बेटा मियोसिस 2 है। तो ये जो तैयारी हुआ 2 मियोसिस के बीच में, जो तुमने तैयारी की बच्चा ना, इंट्रामियोटिक ना, 2 मियोसिस के बीच में जो गैप हुआ, 2 मियोसिस के बीच में जो बेटा गैप हुआ, इसी गैप का नाम, तैयारी का नाम इंटरकाइनेसिस है, इंटरकाइनेसिस है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए चीजों को, बाकी बहुत आसान है, बाकी चीजें बहुत आसान है, तैयारी वारी हो चुका है। अब देखिए आगे की कहानी क्या होगी। चलिए तैयारी वारी हो गया, अब हम लोग चलना है मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में ध्यान से फोकस लूज मत कीजिएगा। मियोसिस 2 में बेटा पहला आएगा प्रोफेज। चलिए प्रोफेज का फिगर बनाते हैं, प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज, मियोसिस का है तो एनाफेज 2 नाम दे दीजिएगा, फिर आएगा टीलोफेज 2, टीलोफेज 2, फिर बेटा साइटोकाइनेस। यही होना है ना एनसीईआरटी में, इसलिए तो बहुत सारे फिगर बनाए, बस अच्छे से समझिए, कुछ नहीं। प्रोफेज 2 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएंगे, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा। फिर से सुनिए, प्रोफेज में क्या होता है सर, ये जो रेड वाला है ना सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये टूटने लगता है, तोड़ दीजिए। सर अंदर में जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो खत्म हो जाता है, खत्म कर दीजिए। और जो सर सेंट्रोसोम कुछ होता था ना सर, वो अपोजिट पोल पे मूव करने लगते थे ना, तो क्या होगा प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगा, न्यूक्लियोलस खत्म होने लगेंगे, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर होने लगेगा, और ये बेटा जो सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा। हो गया, हो गया प्रोफेज 2 कंप्लीट। सेम यहां भी सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, न्यूक्लियोलस टूट गए, खत्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी डिसअपियर, और ये बेटा मस्त क्रोमोसोम आ गया। अब मेटाफेज 2 में आइए, मेटाफेज 2 में आइए। बोले ठीक है सर बहुत आसान है, ये तो हमें आता है, कल भी सीखा था। मेटाफेज की पहचान बच्चा याद रखिएगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा और वो क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटर पे अरेंज कर देगा, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएगा ना, और स्पिंडल फाइबर जाकर के हर क्रोमोसोम के दोनों आर्म से
दोनों क्रोमैटिड से बाइंड कर जाएगा। ठीक, चलिए मेटाफेज 2 फिर से सीखिए। जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर के हेल्प से इक्वेटर पे आ जाएगा। मेटाफेज की पहचान यही होती है, इक्वेटर पे अरेंज होना। स्पिंडल फाइबर उस क्रोमोसोम के दोनों साइड से जुट जाएंगे, अप साइड भी डाउन साइड भी, दोनों तरफ से जुट जाएगा। हो गया मेटाफेज 2 कंप्लीट ना। चलिए अब आ जाइए अब एनाफेज 2। अरे बोले सर बड़ा आसान है ये तो, हम लोग भी कर लेंगे। चलिए एनाफेज 2 में क्या होता है बताइए, याद करो। सर सेंट्रोमियर टूटता था, कल पढ़ा था ना। माइटोसिस में क्या होता था सर, सेंट्रोमियर टूट जाएगा सर। अरे भाई यहाँ सेंट्रोमियर है, देखो रेड वाला, ये बेटा सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है ना। और दोनों हरे वाले बच्चा, इसका नाम है सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ध्यान से देखो, बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, लाइफ टाइम के लिए भूलिएगा मत, देखिए ध्यान से। ये बच्चा सिस्टर क्रोमैटिड टूट गए, ये बेटा इधर, ये बेटा इधर। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, देखिए सेंट्रोमियर टूट करके उधर और उधर बीच से टूट गया। फिर से सीखिए, जो आपके क्रोमोसोम थे यानी आपके हाथ, और ये आपके हाथ के दो, आपके अंदर दो हाथ थे, इस दोनों हाथ को तोड़ा जा रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड को तोड़ा जा रहा है, और स्पिंडल फाइबर अपने तरफ खींच लेगा, स्पिंडल फाइबर अपने तरफ खींच लेंगे। तो बताइए एनाफेज 2 में क्या हुआ सर, सेंट्रोमियर टूट गया और सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए। देखिए यहां फिर से देखिए, सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गया। और क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर उसे खींच लेगा अपने तरफ, अपोजिट पोल पे आना स्टार्ट हो गया। तो एनाफेज 2 और एनाफेज 1 में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस था। अभी ये समझता नहीं बच्चा, बस रट्टा मारेगा। एनाफेज 1 को मैं दिखा देता हूं वापस से, ये मेरे पास एनाफेज 1 है। देखिए एनाफेज 1 में आपके बच्चा होमोलोगस पेयर अलग हो रहे थे, आप और आपका भाई, उनका अलग होना, आप और आपका भाई उन दोनों का अलग होना, एनाफेज 1। एनाफेज 2 में क्या हुआ, आपके दोनों हाथ, आपके दोनों हैंड, उन दोनों हैंड का सेपरेशन हुआ है, उन दोनों हैंड का सेपरेशन हुआ है। बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेंट्रोमियर वहां देखिए बच्चा, वापस से देखिए, सेंट्रोमियर वहां देखिए बच्चा इंटैक्ट था। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर थे मौजूद, जिससे दोनों क्रोमैटिड जुटे थे। और एनाफेज 2 में क्या हुआ, उस सेंट्रोमियर को आपने तोड़ दिया, सेंट्रोमियर टूट गए, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो रहे। तो ये बच्चा बहुत बड़ा डिफरेंस है। 90% चांस है, 90% चांस है बच्चा, मियोसिस में यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। तो ध्यान से, एनाफेज 1 में आप दो हाथ, आपका भाई दो हाथ, पेयर थे आप और आपका भाई, बोले हाँ, रस्सी लगाया आपको खींच लिया, रस्सी लगाया आपके भाई को खींच लिया। क्या बेटा आपका हाथ टूट गया? नहीं सर, हाथ कहां से टूटेगा, मैं और मेरा भाई का सेपरेशन हुआ, मेरा दोनों हाथ तो सर इंटैक्ट है, अंदर में सेंट्रोमियर से जुटा हुआ है। लेकिन एनाफेज 2 में क्या हुआ, आपको बेटा खड़ा कर दिया गया, दोनों हाथ खींच लिए गए ऐसे ना, आपके हाथ को काट दिया गया, आपका सेंट्रोमियर टूट गया। तो एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड बेटा अलग होते हैं, और एनाफेज 1 में बेटा होमोलोगस पेयर का सेपरेशन होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। चलिए ठीक है, एनाफेज 2 हो गया। अब सर क्या होगा, अरे भाई अब क्या होगा भाई, टीलोफेज। टीलोफेज में होता है क्या, इधर आ जाएंगे, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नया, इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नया, इस हर पोल पे एक एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। बोले सर उसके बाद,
और जो बच्चा आपके ये थे सिस्टर क्रोमैटिड ही नया क्रोमोसोम के नाम से जाने जाएंगे ना। हर सिस्टर क्रोमैटिड एक नया क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा। तो देख लीजिए ये बच्चा ये हो गया। चलिए इधर आइए, येलो वाला सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गया। एक मिनट यार, पीला सिस्टर क्रोमैटिड इधर, एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर, एक सिस्टर क्रोमैटिड यहां, एक सिस्टर क्रोमैटिड यहां। टीलोफेज में क्या होता है, हर पोल पे नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। देख लीजिए नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियोलस नए आ गए, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर हो गया। टीलोफेज 2 कंप्लीट, टीलोफेज 2 कंप्लीट। अब साइटोकाइनेसिस लास्ट। सर साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म टूट जाएंगे और ये एक अलग सेल ले लिया, बन गया, ये एक अलग सेल बन गए। ये देखिए ये अलग सेल बन गया और ये बच्चा अलग सेल बन गए, दो सेल बन गए। सर देखो बना देता हूं, टेंशन मत लो। ये न्यूक्लियस बना दिया रेड वाला, न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। अब बताओ क्या होगा। सर हर न्यूक्लियस में सर एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम होंगे। इस न्यूक्लियस में भी सर दो क्रोमोसोम होंगे। यहाँ एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम। तो आपको देखिए बच्चा फाइनल 4 सेल बन गए। इसी को एनसीईआरटी ने कहा है टेट्राड बन गया। टेट्रा मतलब 4, 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया, 1 2 3 और 4, 4 सेल बन गए। यही बेटा स्पर्मेटिड से, यही बेटा स्पर्मेटिड से 4 बन गए। और अब कंपैरिजन कर लीजिए, हर सेल के अंदर बेटा कितने क्रोमोसोम है। तो सर इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है काउंट करो। सर 2 क्रोमोसोम है। तो स्टार्टिंग में 4 क्रोमोसोम था तो 2 सेट बोला था। अब बच्चा क्रोमोसोम 2 है तो n इज द 2, क्रोमोसोम 2 है तो एक सेट, पहले 4 था तो 2 सेट बोलते थे। ये भी बेटा n इज द 2, n इज द 2, n इज द 2। तो आपके 4 सेल बच्चा बन गए, ये 4 सेल बेटा आपके बन गए। तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मैं एक सिंपल भाषा में जो हमेशा मैं सिखाता हूं, एक कहानी के फॉर्म में, एक कहानी के फॉर्म में तुम्हें सिखाता हूं। और 5 मिनट बेटा फोकस रखना, सारे मियोसिस का रिवीजन, पूरे मियोसिस का रिवीजन करा, पूरे मियोसिस का रिवीजन ओनली 5 मिनट्स। ये कहानी याद रखना। चलो देखो क्या करना है, कहानी को अच्छे से याद रखिएगा। देखो आपको करना क्या है, अपने घर के अंदर, ये बेटा तुम्हारा घर, तुम्हारा घर है, इस घर के अंदर बच्चे लोग आपको 2 बॉयज लाना है, एक बॉय एक बॉय, और 2 गर्ल्स को लाना है, 2 गर्ल्स को लाना है, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज एक सेट, गर्ल्स एक सेट, तो आप हो गए बेटा 2, 2 सेट है, एक येलो वाला और एक रेड वाला, 2 सेट हो गया। 2 इज द हाउ मेनी क्रोमोसोम, 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम। अमाउंट ऑफ डीएनए 2C। चलिए अब आपको क्या करना है, इस सेल को बच्चा एस फेज में भेजना है। इस सेल को कहां भेजना है बेटा, एस फेज में। ध्यान से, एस फेज में क्या कीजिएगा, इसके 2 डंडी, 2 डंडी यानी 2 क्रोमैटिड्स, और जो लड़की है बच्चा उसके भी 2 हाथ बना दीजिए, उसके भी 2 हाथ बना दीजिए। हो गया, कोई टेंशन नहीं। तो ये बेटा एस फेज में आपने क्या किया, सर एस फेज में क्रोमोसोम कितना है सर, 1 2 3 4 यानी 2 सेट है तो 12 लिखिए, क्रोमोसोम कितना है 4। लेकिन सर डंडी तो डबल हो गया, और उसी डंडी के अंदर यानी क्रोमैटिड के अंदर डीएनए होता है, तो अमाउंट हो गया बेटा 4C, अमाउंट हो गया 4C। तो देखो G1 और S को कंपैरिजन कर लीजिए, देख लीजिए बच्चा, पहले क्रोमोसोम था 4, अभी भी क्रोमोसोम है 4। पहले डीएनए का अमाउंट था 2C, अब हो गया बेटा 4C। अब समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, ज्यादा हाई फाई बातें नहीं करते हैं हम। अब इसे भेजना है बच्चा एनाफेज 1 में।
डायरेक्टली बेटा एनाफेज 1 में क्या होगा सर? एनाफेज 1 में आपको क्या करना होता है? एक मिनट, एक फिगर और बनाते हैं, एक मिनट, एक फिगर और बनाते हैं। इसे भेजना है बेटा एनाफेज 1 में। सर एनाफेज 1 में क्या होगा? आप सभी को मालूम है, एनाफेज 1 में यहां पास आएगा एक सेंट्रोजो, सेंट्रोजो, और ये होमोलोगस पेयर को बेटा अलग करने की कहानी चलेगी। ये होमोलोगस पेयर जो है वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए रस्सी से खींच लिया बच्चा, एक क्रोमोसोम इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो किसका स्प्लिटिंग हुआ? किसका स्प्लिटिंग हो रहा है बच्चा? सर पेयर का। सर पेयर जो है ना वो अलग हो गए, सर जो पेयर है ना वो अलग हो रहा है। तो याद रखिएगा एनाफेज 1 में जो होमोलोगस पेयर है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अब बन जाएगा आपके पास दो सेल। अब बन जाएंगे आपके दो सेल, बना देते हैं, दो सेल बना देता हूं, दो सेल बन गए। ठीक है, इस सेल में न्यूक्लियस भी बना देता हूं कि आपको टेंशन ना हो, और इसके अंदर में आगे बच्चा येलो वाला, येलो वाले, और इधर आगे बच्चा रेड वाला। ये हो गया बच्चा आपकी कहानी है मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, दो सेल बन गए। कंपैरिजन कर लीजिए, सर यहाँ 4 क्रोमोसोम थे, 2n इज 4। सर यहाँ तो सर 2 ही क्रोमोसोम है, तो 2 क्रोमोसोम है, तो n इज 2। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए हो गया, n इज 2। चलिए सर मियोसिस 2 में क्या करते हैं, बताइए आप क्या करते हैं? मियोसिस 2 में जाने से क्या होगा सेल बेटा? सेल में किसका सेपरेशन होगा? सर बताएं, हम लोग इस बार हम बताएंगे। सर जो जो क्रोमोसोम है ना सर, वो इक्वेटर पे ऐसे अरेंज हो जाएगा, इक्वेटर पे ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और सर रस्सी लाएंगे, सर रस्सी लेकर के आएंगे। रस्सी का नाम है सर स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। और रस्सी से सर, रस्सी से हम लोग क्या करेंगे सर? खींचेंगे। खींचोगे तो यहां से बच्चा आपका सेंट्रोमियर टूट जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे। एनाफेज 2 की कहानी, एनाफेज 2 की कहानी देख लीजिए। एनाफेज 2 और एनाफेज 1, वहां पेयर को अलग किया था, यहां आपने क्रोमैटिड्स को अलग किया। अब ये सेल दो पार्ट्स में टूट जाएगा, ये सेल, ये सेल, ये सेल दो पार्ट्स में टूट जाएगा, ये सेल और ये सेल, और यहां न्यूक्लियस बन जाएंगे, न्यूक्लियस बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएंगे। और देख लीजिए हर सेल में बेटा एक एक क्रोमोसोम चले गए, मुनाड वाले। एक ही क्रोमैटिड है, हर क्रोमोसोम के एक हाथ है, मुनाड वाले। ठीक है, यहां भी देखिए दो क्रोमोसोम के, यहां देख लीजिए दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम। सोचो बच्चा, थोड़ा कंपैरिजन करो अच्छे से दिमाग खोल करके। यहां देखिए जब आपने मियोसिस स्टार्ट किया था, यहां फोकस कीजिए, इस सेल को फोकस कीजिए बच्चा। जब आपने स्टार्ट किया था हर क्रोमोसोम बेटा एक एक डंडी वाले थे, एक एक क्रोमैटिड वाले थे। और जब आपसे 4 सेल बचे, 4 बने, हर क्रोमोसोम भी कैसा है बेटा? एक एक डंडी वाले, एक एक डंडी वाले। क्रोमोसोम कितना है? 1 2 3 और 4। यहां क्रोमोसोम कितना है? 1 और 1 2। हो गया रिडक्शनल डिवीजन। 4 क्रोमोसोम थे ना आपके, मियोसिस कंप्लीट हो गया, क्रोमोसोम कितने हो गए सर? 2 हो गए, पहले कितना था? 4। ठीक है, अब देखिए तो ये आपके 4 बन गए। इसी को एनसीईआरटी ने लिख दिया, चारों बच्चा पहले जुटे हुए रहते, इसीलिए टेट्राड वर्ड यूज करते। क्या वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने? टेट्राड, क्योंकि चारों सेल एक दूसरे से जुटे होते हैं। यही तो कहानी है, यही तो बच्चा कहानी है। और नहीं है तो आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, जो मैं एक बच्चों वाली कहानी से बताता हूं। आप घर पे जाना, घर पे जाना और अपने भाई को बुला लेना, अपने भाई को बुला लेना। ठीक है, तो जीवन में बेटा तुम और तुम्हारा भाई,
इमेजिन कर लेना, तुम्हारे पास एक हाथ है, भाई के पास भी एक हाथ है, हो गया। एस में जाओगे तो बेटा हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास में 2 हाथ लगा देंगे और तुम्हारे भाई में भी 2 हाथ लगा देंगे, हो गया एस। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली बेटा एना फेज में आइए। एना फेज में क्या करेंगे बच्चा, एना फेज 1 में आपको आपके भाई से सेपरेट किया जाएगा, आपको आपके भाई से सेपरेट कर लिया जाएगा। आपका भाई इधर, आप उधर, आपको आपके भाई से यानी सेपरेशन हो गया, होमोलोगस पेयर का सेपरेशन हो गया। ये बेटा एनाफेज 1 की कहानी है। और अब बन जाएंगे आप लोग 2 सेल, आप बन जाइएगा 2 सेल, एक में आप चले गए, एक में आपका भाई चला गया। क्लियर? अब मियोसिस 2 करना है, तो मियोसिस 2 करना है तो क्या करिएगा बोलिए, अब तो आपको समझ में तो आ ही गया। सर मियोसिस 2 में जानते हैं रस्सी बनाएंगे ना, और रस्सी से सर क्या करेंगे, रस्सी से सर सिस्टर क्रोमैटिड को तोड़ देंगे। इधर से खींचिए, इधर से खींचिए, इधर से खींचिए, इधर से खींचिए, तो बीच से बच्चा आपका सिस्टर क्रोमैटिड टूट जाएगा। सेंट्रोमियर टूटा, सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो गए। अब यहां से बन गए 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल। अब देख लीजिए, हर सेल के अंदर में एक एक डंडी वाला क्रोमोसोम पहुंच गया, हर सेल में एक एक डंडी वाला क्रोमोसोम पहुंच गया, हो तो गए। यही तो बेटा 1 से 4 सेल बन गया। कंपैरिजन कर लो, सर हम शुरू में आए थे ना तो मेरे घर में कितने क्रोमोसोम थे सर, 2 थे। अब कितना हुआ बच्चा, सर एक सेल में 1 क्रोमोसोम है, आधा हो गए, आधा हो गए। सर देखो ना, हम थे और मेरा भाई था, 2 सेट थे, तो बेटा अब एक ही सेट बचा ना। अब इस सेल में कितना है, केवल तुम ही हो ना, या तुम्हारा भाई है। पहले तुम और तुम्हारा भाई मिलकर एक सेट बनाया था, 2 सेट बनाया था, एक तुम एक तुम्हारा भाई, 2 सेट। अब तो सर हम अकेले हैं तो एक सेट बना, तो ये पहले 2n था, अब बन गए n। यही तो कहानी है। चलो अब बताओ किसे किसे ये कहानी थोड़ा समझ में आया या ऊपर से गया, चलो फटाफट फटाफट। तो बेटा थोड़ा लॉजिकल है, मियोसिस लॉजिकल था, लॉजिक्स को कितना तुमने पिक किया ये इंपॉर्टेंट था ना। मियोसिस वेरी लॉजिकल। और मियोसिस नहीं आएगा तो बेटा कैसे समझोगे जेनेटिक्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर मियोसिस नहीं आएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं आएगा, ऊजेनेसिस नहीं आएगा, तो बेटा बिना मियोसिस का तो कोई कहानी चल ही नहीं सकता। ठीक है, बस एक ही कहानी याद रखना, एनाफेज 1 आप आपका भाई का सेपरेशन, हाथ का नहीं। एनाफेज 2 आपके हाथ का सेपरेशन, हो गया। यही तो है कहानी। चलो तो अब बताओ कौन कौन सा बच्चा क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट करेगा, कौन कौन सा बच्चा आज जाएगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। अब बेटा कितने क्वेश्चंस आते हैं ना, ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में,